हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 कॉस्टिंग का क्लास 12 सेमिस्टर 3 का कॉस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि मेथड ऑफ रेमुनरेशन। फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो कर चुके हैं, उसमें हमने जितने सारे थ्योरीज थे वो हम आपको डिस्कस करके बताए हैं। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है जो कि आपका थर्ड सेम में 2 चैप्टर्स था। फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल थियोरिटिकल था, वो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जो चैप्टर्स है इसमें थोड़ा बहुत थियोरिटिकल है और साथ साथ में मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी है। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से हमारे साथ साथ में करते रहिए। और एक काम आपको करना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और करते रहिए। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। चलिए पहले देख लेते हैं ये चैप्टर्स जो था। ये चैप्टर्स क्या था? ये चैप्टर्स है मेथड ऑफ रेमुनरेशन। इसका मतलब क्या है कि किस तरह से हम एम्प्लॉयज़ का, वर्कर का रेमुनरेशन किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, क्या क्या मेथड हम अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हम इस चैप्टर्स में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि भाई जो मेथड हम अप्लाई करेंगे, जो भी वेज पेमेंट सिस्टम आप अप्लाई करने वाले हैं, तो उसका फीचर्स क्या होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, मतलब उसका फीचर्स क्या होगा कि भाई वो परफेक्ट हो, है कि नहीं। तो एक अच्छे वेज पेमेंट सिस्टम का कुछ फीचर्स होता है, जो फीचर्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे अभी। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग इस जो आप पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, आप लोग इसको बिल्कुल कॉपी करके रखिए, तो फिर आपको एग्जाम में जो MCQs क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, बोला गया है कि भाई रेमुनरेशन सिस्टम जो है वो फेयरनेस होना चाहिए। रेमुनरेशन सिस्टम जो है वो फेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है फेयरनेस। द सिस्टम शुड बी परसीव्ड एज फेयर बाय एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए फेयर होना चाहिए। इंश्योरिंग दे फील दे आर बीइंग कॉम्पेंसेट जस्टली एंड देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब जितना वो काम करते हैं, जितना ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जितना टाइम देते हैं, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं, उसके हिसाब से उसका प्रॉपर रेमुनरेशन होना चाहिए, नहीं तो फिर एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको? मोटिवेशन। देखिए, काम तभी होगा जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होगा, काम करने के लिए इच्छा होगा उनका, तो उनका अगर मोटिवेट हुआ, वो मोटिवेटेड हो गया, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका कॉस्टिंग कम हो जाएगा। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को इस तरह से आपको सैलरी पे करना है, इस लेवल में सैलरी पे करना है कि भाई वो मोटिवेटेड हो जाए काम करने के लिए, उसको लगे कि भाई काम करना चाहिए हमको, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा है और हमको काम करना चाहिए, कि उसको सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो क्या बोला गया कि वेज पेमेंट शुड मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म बेटर बाय रिवार्डिंग देम फॉर देयर एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स। जो लोग अच्छे काम करेगा उसको अच्छे रिवार्ड देना चाहिए, उसको उसका अचीवमेंट के लिए उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको तरीके से पेमेंट करना चाहिए, तो फिर उसको काम करने में मन लगेगा। अगर आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ काम ही करवाएंगे और उसको तरीके से आप पे नहीं करेंगे, तो कुछ दिन वो तो रुकेगा, लेकिन बाद में वो आपको छोड़ के कहीं और जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो, इस तरह से आपको उसको पे करना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला गया? सिंप्लिसिटी। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड एडमिनिस्टर, मिनिमाइज कन्फ्यूजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसका मतलब क्या बोला गया कि वेरी सिंपल सिस्टम होना चाहिए, जो कि बिल्कुल एकदम सिंपली कोई भी उसको समझ पाए, क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज रहेगा तो उसको मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। जो एम्प्लॉय जिसको आप तनख्वाह दे भी रहा है, उसको भी समझ में नहीं आएगा कि भाई किस तरह से ये कैलकुलेशन हुआ है। तो जो सिस्टम हम मेंटेन करेंगे वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको? फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। द सिस्टम शुड बी एबल टू अडॉप्ट टू डिफरेंट जॉब रोल्स एंड मार्केट कंडीशंस, ensuring it remains relevant to the effective। एक्चुअली क्या होता है कि सोसाइटी भी चेंजेबल है, हमारा जो मार्केट प्राइस वगैरह जो है वो भी चेंज होता रहता है।
अगर मार्केट प्राइस चेंज हो रहा है तो फिर उसके साथ साथ में आपको जो सैलरी सिस्टम है, जो रेम्यूनरेशन सिस्टम है, उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए, उसको उस तरीके से उसको पे करना चाहिए कि उसका परिवार ठीक से चल जाए। तो ये जो सिस्टम हम मेंटेन करेंगे, अगर परिस्थिति वाइज उसको हम चेंज कर पाए और कोई भी चेंज आए तो उसको तरीके से हम अडॉप्ट कर पाए और ठीक से हम रेम्यूनरेशन पे कर पाए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। द सिस्टम शुड बी फिनेंशियली वायबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। आप सिर्फ एम्प्लॉय के लिए सोचने से नहीं चलेगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम जिस तरह से पे करने वाले हैं, जैसे हम पे करेंगे उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सफ़र नहीं होना चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो नहीं बढ़ जाना चाहिए, कि अगर वो कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगा। तो आपको ऐसे सिस्टम मेंटेन करना चाहिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूर कॉस्ट इफेक्टिव हो और साथ साथ में एम्प्लॉयज़ भी नाराज ना रहे। तो ऐसे सिस्टम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ए गुड सिस्टम शुड ट्रीट ऑल एम्प्लॉयज़ इक्वली। जो एम्प्लॉय आपके पास काम करते हैं सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। कोई भी काम करते हैं सेम काम के लिए सेम एम्प्लॉयज़, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को सेम सैलरी या रेम्यूनरेशन देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर एम्प्लॉयज़ के आपस में झमेला हो जाएगा, उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो फिर आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। तो इक्वल काम के लिए आपको इक्वली पे करना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है गारंटी मिनिमम वेजेस। एक मिनिमम वेजेस गारंटी देना पड़ेगा वर्कर को, क्योंकि उसका घर परिवार चलाने के लिए मिनिमम जो पैसा उनको चाहिए होता है वो उनको गारंटी देना चाहिए कि एवरी वर्कर मिनिमम इतना तनख्वाह तो उनको मिलेगा ही। अगर वो अच्छा काम किया, ज़्यादा काम किया तो उसको एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन मिनिमम एक गारंटी जो देना चाहिए उसको, एक बेस लाइन है मिनिमम, एक डेली वेजेस या आवर्ली वेजेस जो मिनिमम बेस लाइन है वो आपको ज़रूर मेंटेन करना है, उसके नीचे आप नहीं जा सकते। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया देखिए, इंसेंटिव्स। It should provide opportunities for employees to earn more through incentives, recognizing and rewarding outstanding performance. अगर आप एम्प्लॉय को इंसेंटिव देते हैं, एक्स्ट्रा पे करते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि भाई वो अच्छा काम किया तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला। तो अगर ऐसे आप करते हैं तो हर एम्प्लॉय अपना काम मन से करेगा और वो भी चाहेगा कि हमको भी रिवार्ड मिले, दूसरे को जैसे रिवार्ड मिल रहा है हमको भी मिले। इसलिए सब लोग अपना काम पे ध्यान देगा, काम अच्छा तरीके से करेगा। अगर आप उसको एक इंसेंटिव देते हैं तो एक्स्ट्रा, अगर वो काम करता है, उसको अच्छा काम करता है, उसको अगर इंसेंटिव देते हैं तो खुश होकर और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अगर आप ये नहीं करते, सबको इक्वली पेमेंट करते रहें और जो अच्छा काम कर रहा है उसका रिकॉग्निशन नहीं हुआ, उसको अपना फ़ायदा कुछ नहीं मिला, तो भाई वो तो आपके साथ ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा, आपसे छोड़ के कहीं और जाएगा वो, जहाँ पे उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आपको जो अच्छा काम करेगा उसको इंसेंटिव देना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट बोला गया स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? द सिस्टम शुड बी स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। मतलब जो सिस्टम हम एडॉप्ट करेंगे वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ये सिस्टम मेंटेन किया, कल कुछ और सिस्टम मेंटेन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जो भी सिस्टम हम शुरू करेंगे, जो भी सिस्टम हम मेंटेन करेंगे, उसको स्टेबल, मतलब वो सेम सिस्टम कंटिन्यू होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अवॉइड, मतलब फ्रीक्वेंट चेंज करेंगे सिस्टम में, फ्रीक्वेंट बार बार चेंज करते रहेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ के लिए भी दिक्कत होगा, आपके लिए भी दिक्कत होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो मतलब जो सिस्टम आप मेंटेन करेंगे वो स्टेबल होना चाहिए। चलिए फिर क्या बोला गया, प्रोडक्टिविटी लिंक। मतलब द वे सिस्टम शुड आइडियली बी लिंक टू द प्रोडक्टिविटी, इंसेंटिवाइजिंग एम्प्लॉयज टू इंक्रीज आउटपुट एंड एफिशिएंसी। मतलब आपको जो वेजेस सिस्टम होना चाहिए वो प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक होना चाहिए। मतलब जिसका ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा उसको ज़्यादा आप इंसेंटिव दीजिए, एक्स्ट्रा पैसा दीजिए,
जिसका कम होगा उसको नॉर्मल सैलरी दीजिए। तो इस तरह से अगर आप प्रोडक्शन के बेस में आपको उसको सैलरी देते हैं तो ज़रूर उसको काम करने में मज़ा आएगा, वो काम अच्छा करेगा और वो आपके लिए भी फ़ायदा होगा और उनके लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए फिर आप देखेंगे मेथड्स क्या क्या है। ठीक है बच्चों, अब हमको पता चला कि क्या फीचर्स होना चाहिए, एक गुड वेज पेमेंट सिस्टम का क्या फीचर्स होना चाहिए। अब हम देखेंगे मेथड्स क्या क्या है, वेजेस पेमेंट का क्या क्या मेथड जनरली अप्लाई होता है वो हम आप जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर देखते हैं क्या क्या मेथड अप्लाई होता है। आप देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं, देखिए क्या बोला गया है। मेथड जो है उसको नॉर्मली 4 पार्ट में हमने डिवाइड किए हैं। एक होता है टाइम रेट सिस्टम, आप देख रहे हैं टाइम रेट सिस्टम। दूसरा है पीस रेट सिस्टम। तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस, दोनों मिला के एक कंबाइन करके बनाया गया है। और नेक्स्ट है बोनस प्लान, बोनस प्रीमियम प्लान। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए फिर टाइम रेट सिस्टम जो है वो एक होता है ऑर्डिनरी सिस्टम, एक ग्रेजुएटेड सिस्टम है। फिर पीस रेट सिस्टम को भी हमने डिवाइड किया है, एक होता है स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है डिफरेंशियल पीस रेट। ठीक है, क्लियर है। फिर ये डिफरेंशियल पीस रेट भी आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है टेलर का, टेलर सिस्टम्स आपको दिखाई दे रहा है, टेलर सिस्टम्स, और दूसरा होता है मेरिक्स। ठीक है बच्चों, ये सिस्टम है। फिर आप देखिए यहाँ पे बोनस प्रीमियम सिस्टम जो है उसको भी हमने डिवाइड किए हैं, हाल से प्रीमियम प्लान एंड रोवान प्रीमियम प्लान। इस तरह से आपको ये जो मेथड्स आप देख रहे हैं ये मेनली आपका क्लास 12 का सिलेबस में भी यही है। इससे ज़्यादा भी कुछ मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं लेकिन वो हायर क्लास में, आपका क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है। खास तौर से हम लोग यही जो सिस्टम आप देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, यही जनरली सिस्टम हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम लेंगे, इसके ऊपर लेके आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तैयार आप लोग? कॉपी पेन लेकर हमारे साथ साथ में करते रहिए और नोट बनाते रहिए और ज़रूर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि 3rd सेम आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि आपका सितंबर 8 तारीख से शायद एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग को रूटीन मिल भी गया है, तो उसके लिए तैयार करना आपको ज़रूरी है। तो आप साथ साथ में हमारे साथ साथ में कीजिए और चैप्टर भी आपके साथ साथ में ख़त्म होगा और आपको 40 में 40 मिलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। पहले टाइम रेट वेज पेमेंट मेथड, ये क्या है? टाइम रेट वेज पेमेंट मेथड सिस्टम जो है वो ऑफ रेमुनरेशन बाय व्हिच द वर्कर आर पेड वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कितना टाइम स्पेंड किए हैं कोई काम करने के लिए, कोई परफॉर्मेंस जो दिए हैं, कोई जॉब जो किए हैं, उसने कितना टाइम उस जॉब में स्पेंड किया है, उसके ऊपर, उसके आधार पे जितना टाइम दिए हैं उसके साथ जो वेजेस जो है पर आवर के हिसाब से या पर डे के हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके टोटल आपका वेजेस कैलकुलेशन किया जाएगा। तो मतलब टाइम के हिसाब से, मतलब जितना टाइम आपने कोई काम के लिए स्पेंड किए हैं उसी टाइम के लिए टाइम की जो रेट होगा उसी रेट के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। आपने कितना प्रोडक्शन किए हैं इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका मतलब आउटपुट कितना है इसमें मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कितना है इसका मतलब है कि आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे उसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर देखते हैं कि भाई एडवांटेज क्या है अगर हम टाइम रेट सिस्टम मेंटेन करते हैं, तो क्या एडवांटेज है ये देख लेते हैं। ये बिल्कुल छोटा छोटा नोट्स बना के आपको दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको याद करने का जरूरत है। पॉइंट टू पॉइंट आप याद करके रखिए, क्योंकि आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा, तो एमसीक्यूज में हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये जो सिस्टम है टाइम रेट सिस्टम जो है बिल्कुल सिंपल है। जितना टाइम आपने स्पेंड किया है और टाइम का जो हिसाब है, जितना आवरली है या वीकली है या डे वाइज जो भी आपका रेट होगा उस हिसाब से आप उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तुरंत आपके पास कितना सैलरी है, वो वेजेस कितना है, वो कैलकुलेशन होकर आ जाएगा। तो ये सिंपल सिस्टम है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है? स्टेबिलिटी इन वेजेस एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन वर्कर। अब देखिए इस सिस्टम में अगर हम वेजेस पेमेंट करते हैं तो वर्कर को एक स्टेबिलिटी मिलता है कि भाई इतना वेजेस तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम हर दिन 8 घंटा जाके काम करते हैं, तो 8 घंटे के लिए सैलरी कितना होना चाहिए घंटे के हिसाब से आपको मिल ही जाएगा। और उसको एक सिक्योरिटी रहेगी, भाई हम निश्चिंत है, हमारा टाइम के हिसाब से इतना तनख्वाह तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है?
क्वालिटी प्रोडक्शन। देखिए अगर आप पीस के हिसाब से पैसे देते हैं तो हर कोई क्या चाहेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा। तो इस चक्कर में क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा, जो यूनिट बनेगा, जो चीज़ बनेगा वो चीज़ अच्छा नहीं बन पाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय चाहेगा हम ज़्यादा बनाएं, उसके हिसाब से हमको ज़्यादा पैसा मिले। इस चक्कर में वो क्वालिटी ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो अगर आप घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं, मतलब आप टाइम के हिसाब से पैसे देते हैं, तो फिर वर्कर मन लगा के काम करेगा और अच्छे तरीके से उस चीज़ को बनाएगा, क्योंकि उसका जल्दीबाजी उसमें नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, बेटर लेबर रिलेशन। इसमें क्या होता है कि भाई अगर आप पीस के हिसाब से देते हैं वेजेस, तो आपके पास जो 10 एम्प्लॉयज़ है, 10 वर्कर जो है, सब इक्वल प्रोडक्टिविटी सबका नहीं है। मुश्किल क्या होता है, कोई ज़्यादा कर पाते हैं, कोई कम कर पाते हैं। तो इस चक्कर में क्या होगा, किसी को ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर पीस रेट सिस्टम अगर आप मेंटेन करते हैं तो किसी को ज़्यादा पैसा मिलेगा, किसी को कम पैसा मिलेगा सेम टाइम के लिए। तो उसमें एम्प्लॉयज़ के आपस में लड़ाई लगने का चांसेस रहेगा, उनका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। ये तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोऑपरेशन से ही काम होता है। तो अगर ये टाइम रेट सिस्टम मेंटेन करेंगे तो सबको एक ही वजह मिलेगा, किसी को ऐसे दुखी होने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आइडियल फॉर न्यू वर्कर्स। हाँ जरूर, क्योंकि जो नए वर्कर आते हैं उसको तो पहले सीखना पड़ेगा, कोई चीज़ कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, उसको पहले सीखना चाहिए। तो पहले ही वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, आउटपुट उसका कम होगा। तो अगर आप उसका आउटपुट के हिसाब से पैसे देते हैं तो उसको बहुत ही कम पैसा मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम रहेगा। तो न्यू वर्कर के लिए क्या है कि टाइम रेट सिस्टम में अगर आप मेंटेन करके पैसा देते हैं तो वो मन अपना धीरे धीरे करके सीख के वो उसको सैलरी भी एक फिक्स मिलेगा, वो भी खुश होगा और काम करने में उसको मज़ा भी आएगा। नहीं तो फिर उसको इतना कम पैसा मिलेगा कि वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा, फिर तो मुश्किल है काम करना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट देखिए, यूजफुल फॉर वर्क नॉट मेजरेबल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं ऐसे काम होता है ना जो पीस के हिसाब से नहीं होता है, एक बड़ा काम है जो काम पे वो जस्ट एक पार्ट ले रहा है, तो वो कितना प्रोडक्शन किया ऐसे अलग से हिसाब करना बहुत ही मुश्किल है, वो नहीं कर पाएंगे, मतलब मेजर ही नहीं कर पाएंगे उसका काम कितना हुआ है। तो इस तरह से अगर इस तरह से कोई काम होता है, इस टाइप का कोई प्रोडक्शन होता है जहाँ पे उसको मेजर ही नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा भाई, आप किस तरह से उसको पीस रेट सिस्टम में पैसा देंगे, नहीं दे पाएंगे। उस केस में आपको टाइम रेट सिस्टम ही मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है कि अगर आप दूसरे मेथड अप्लाई करते हैं, चाहिए कि पीस रेट सिस्टम आप मेंटेन करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हर एम्प्लॉय का अलग अलग करके किसने कितना यूनिट प्रोडक्शन किए हैं और उसका बिल्कुल डिटेल्स आपको रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय वाइज बिल्कुल डिटेल्स आपको रखना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, आदमी को बैठाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ फिर लेना पड़ेगा या पेपर वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा बेयर करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा भाई, कितना टाइम होते, टाइम बुकिंग जितना हुआ है उसके हिसाब से, टाइम के घंटे के हिसाब से, या जो भी वीकली या डेज हिसाब से उसको तनख्वाह मिलेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, तो उसमें क्या होगा, आपका खर्चा कम होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े फिर। अब तो समझ में आया, लेकिन देखिए जो भी काम अच्छा, जितना जिसमें अच्छा होता है, जो भी सिस्टम है जितना अच्छा भी होता है, कुछ तो उसका गलती भी रहेगा, कुछ तो उसको लिमिटेशन कुछ तो रहेगा ही उसका। तो लिमिटेशन क्या है भाई, लिमिटेशन क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट जो कि लो प्रोडक्शन। ये बात तो सही है कि भाई अगर आपको घंटे के हिसाब से पैसा दिया जाए, आपको पता है कि हम 8 घंटा यहाँ काम करेंगे, घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा, हम कितने काम करें ना करें, ज़्यादा करें कम करें, इसमें कोई मतलब नहीं रहता। तो अगर ऐसा होता है तो एम्प्लॉय सोचेगा कि भाई कोई बात नहीं, हम जितना भी प्रोडक्शन करें तो प्रॉब्लम तो नहीं है, हम तो 8 घंटा रहेंगे भाई, हमको तो पैसा मिल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन लो हो जाएगा, मतलब आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो कम होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उनको तो घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। प्रोडक्शन कितना क्वांटिटी ज़्यादा हुआ या कम हुआ उस पर कोई मतलब नहीं रहता, तो इसलिए क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नॉन कंसिडरेशन ऑफ एफिशिएंसी। अब देखिए इस केस में क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ होता है, कुछ वर्कर होता है बहुत एफिशिएंट होता है,
कोई होता है कम एफिशिएंट होता है। अगर आप इस सिस्टम में घंटे के हिसाब से उसको हिसाब करके पैसा दे दिए तो इसमें क्या होगा, जो एफिशिएंट है उसको आप जांच नहीं करेंगे, उसको आप प्रमोट नहीं करेंगे, उसको आप एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करेंगे, तो वो बंदा तो दुखी हो जाएगा कि भाई हम तो अच्छा काम करते हैं, उससे हम अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उनको भी जो पैसा मिलते हैं हमको भी वही पैसा मिल रहा है, तो फिर यहाँ अच्छा काम करने का क्या मतलब है, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करके भी क्या फ़ायदा है जब हमको इक्वली पैसा मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो एफिशिएंट पर्सन है वो दुखी हो जाएगा। तो कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि आप सेम पैसा दे रहा है तो वो सोचेगा भाई कहीं और हम चले जहाँ पे हमको ज़्यादा पैसा देगा, हम वहाँ काम करेंगे। इस चक्कर में आपका एम्प्लॉयज़ जो है आपको छोड़ के जा सकते हैं। क्लियर है? तो डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। आप एफिशिएंसी को आप बिल्कुल यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। एफिशिएंसी जरूर आपको कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, हाई लेबर कॉस्ट पड़ेगा। भाई लेबर कॉस्ट हाई, क्योंकि आपको पहले ही बोला गया है कि भाई लो प्रोडक्शन, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको पता है कि पूरा पैसा आपको 8 घंटे के लिए या 10 घंटे जो भी समय के लिए मिलेगा, तो प्रोडक्शन कम करेगा। अगर प्रोडक्शन कम करेगा, आपको पे वही करना है, लेकिन प्रोडक्शन आउटपुट अगर कम होता है तो पर यूनिट जो लेबर कॉस्ट पड़ रहा है ना, लेबर कॉस्ट जो पर यूनिट के मटेरियल का यूनिट में पड़ रहा है वो ज़्यादा ही पड़ जाएगा। क्योंकि वो अगर प्रोडक्शन कम करे तो उसको जितना हम तनख्वाह दे रहा है तो उस हिसाब से उसका जो लेबर कॉस्ट ज़्यादा ही पड़ रहा है। आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं। मानिए कि एक एम्प्लॉयज़ 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस किए हैं, 8 घंटा काम किए, 10 यूनिट बनाए हैं, ठीक है। उसने बनाया 8 आवर्स में 8 आवर्स में 10 यूनिट बनाए हैं। 8 घंटा काम किए और 10 यूनिट प्रोडक्शन किए, ठीक है। 10 घंटा काम करके 8 घंटा काम करके 10 यूनिट प्रोडक्शन किए और उसको तनख्वाह दिया जा रहा है हर दिन, मान लीजिए 200, ठीक है। 200 डेज का मतलब 8 घंटे का उसका तनख्वाह 200 दिए। तो आप देखिए फिर पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ा, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट लेबर कॉस्ट, पर यूनिट लेबर कॉस्ट आपका 200 डिवाइड बाई 10, दैट इज कितना हो गया, ये हो गया आपका 20। अगर मान लीजिए दूसरा कोई एम्प्लॉई ए था और एक एम्प्लॉई था बी, जिसने 8 घंटा 8 आवर्स काम किए, लेकिन प्रोडक्शन कितना किए, प्रोडक्शन किए 8 यूनिट्स, प्रोडक्शन किए 8 यूनिट्स, लेकिन उसको भी हम कितना पे कर रहे हैं, 200 रुपये उसको भी पे कर रहे हैं। भाई दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, देखिए उसको भी हम 200 पे कर रहे हैं। तो अब इसमें लेबर कॉस्ट कितना पड़ रहा है, पर यूनिट, देखिए लेबर कॉस्ट पर यूनिट पड़ रहा है 200 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाई 8 पड़ रहा है। तो फिर देखिए पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ गया, 25 हो रहा है ना। आप देखिए अगर आप घंटे के हिसाब से देते, कोई 10 करेगा, कोई 8 करेगा, इस तरह से प्रोडक्शन होगा। वो कर सकते थे 10, लेकिन वो कर रहे हैं 8, क्योंकि उनको पता है कि 8 घंटे के लिए भी 8 जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो 8 प्रोडक्शन उसके लिए भी 200, उसने 10 यूनिट प्रोडक्शन किया उसके लिए भी 200 रुपये उसको मिलेगा। तो इस चक्कर में क्या होगा, अगर एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड होगा और फिर क्या होगा, एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड मतलब जो 10 बनाया था वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो वो भी बोलेगा भाई, वो भी बोलेगा भाई हमको भी ज़्यादा प्रोडक्शन करके क्या फ़ायदा, कम प्रोडक्शन में अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो हम भी कम करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी आपका कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो आपको हाई लेबर कॉस्ट लग जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? तो अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं तो लेबर कॉस्ट हाई हो जाते हैं, क्योंकि लेबर लोग कम प्रोडक्शन करते हैं, तो इस चक्कर में आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों। और दूसरे तरीके से जो एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा वो भी डिससेटिस्फाइड होगा, वो भी डीमोटिवेटेड हो जाएगा, वो भी प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केयरफुल सुपरविजन। ये देखिए अगर आप पीस रेट सिस्टम मेंटेन करते तो उनको लगा दिया भाई कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करो उस हिसाब से पैसा मिलेगा, वो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन करते रहता, ऑटोमेटिक होता वो। लेकिन आपने टाइम के हिसाब से पैसा दे रहा है, तो उनको पता है 8 घंटे में जितना काम किए हमको 8 घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो इस चक्कर में वो काम में फांकी देना शुरू कर देगा, वो नहीं करना चाहेगा, कम काम करेगा। तो इस केस में आपको बहुत ज़्यादा ये
सुपरविज़न का ज़रूरत पड़ेगा, बहुत केयरफुली सुपरविज़न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो आदमी को आपको लगा के रखना पड़ेगा पीछे सुपरवाइज़र को कि भाई देखो वो काम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके पीछे भाग के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं तो काम नहीं करेगा। तो सुपरविज़न कॉस्ट जो है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाई लेबर टर्नओवर। हाँ, अभी आपको जो बताया था, देखिए 2 एम्प्लॉयज़ है, जिसको अच्छा काम हो रहा है, जिसके कम काम कर रहा है, दोनों को ही अगर सेम तनख्वाह मिले तो जो अच्छा काम करेगा वो तो डिमोटिवेटेड हो जाएगा। अगर वो डिमोटिवेटेड हो गया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं और ज्वाइन करेगा। तो इसमें क्या होगा, बार बार आपको नए नए रिक्रूटमेंट की बंदोबस्त करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट आपका ज़्यादा जाएगा और एक स्टेबिलिटी नहीं आएगा वर्कर में, और बार बार आप लेबर टर्नओवर चले तो फिर आपको सिखाने में टाइम चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला गया है कि प्रॉब्लम इन एज्यूमिंग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पर यूनिट कितना हम प्रोडक्शन कॉस्ट दे रहा है, लेबर मतलब लेबर ने कितना काम किए, किस हिसाब से हम उसको चार्ज करें। जैसे कि पीस के हिसाब से अगर हम देते हैं, हमको सीधा सीधा पता चल जाता है कि भाई एक पीस बनाने के लिए हम इतना ही उसको वेजेस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं हो पा रहा है ना। तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट कितना पड़ रहा है वो कैलकुलेशन करना बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, एज्यूम करना पड़ता है, वो एज्यूम भी ठीक से नहीं हो पाते। चलिए फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका जो क्रिएट आइडल टाइम, जरूर आइडल टाइम तो होगा ही, क्योंकि आपको पैसा अगर टाइम जितना टाइम आप रहेंगे उतने टाइम के लिए अगर पैसा आपको मिल जाते हैं तो आप काम ना करके बैठे रहें तो भी तो आपको तनख्वाह मिलेगा, वेजेस मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, लोग आइडल टाइम बिता देगा, काम नहीं करेगा, बिना काम के बिना प्रोडक्शन के काम करके वो आइडल टाइम बिता देगा, फिर भी उसको तनख्वाह मिल जाएगा, उसको पता है, तो इसलिए वो काम नहीं करेगा और आपका आइडल टाइम जाएगा। और आइडल टाइम का जाने का मतलब आपको पता है, अगर आइडल टाइम जाता है तो आइडल टाइम का पेमेंट आपको करना पड़ता है, तो वो कॉस्ट भी आपका वो मटेरियल कॉस्ट के अंदर जुड़ जाएगा। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है, वो जो कॉस्ट आपका लेबर कॉस्ट है पर यूनिट, वो बढ़ जाएगा। क्लियर, समझ में आया, क्लियर हुआ? अगर समझ में आया तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करते रहिएगा, फिर हम अच्छे वीडियो और आपके लिए बनाते रहे, वीडियो करते रहे, ज़रूर आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। हमने कुछ प्रॉब्लम वगैरह इसके ऊपर लिए हैं, जो टाइम रेट सिस्टम है उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम हमने लिए हैं, वो भी आपके साथ आज ट्राई करेंगे डिस्कस करने के लिए। तो पहले देख लेते हैं कि भाई ये जो टाइम रेट सिस्टम के बारे में आप अभी बोल रहे थे, टाइम रेट सिस्टम जो हम मेंटेन करने वाले हैं, तो ये टाइम रेट सिस्टम जो है ये कहाँ कहाँ सूटेबल है, किस जगह पे टाइम रेट सिस्टम सूटेबल है, जहाँ पे हम टाइम रेट सिस्टम मेंटेन करेंगे तो ठीक ठाक रहेगा। तो कहाँ कहाँ वो सूटेबल है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले क्या बोला गया, देखिए नंबर 1, व्हेयर क्वालिटी ऑफ आउटपुट हैज़ अ ग्रेटर रोल टू प्ले देन क्वांटिटी। जहाँ पे जो बन रहा है, जो आउटपुट हो रहा है, उसका क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से। क्वांटिटी कम हो इसमें मतलब नहीं है, लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा हो। इस तरह का केस में क्या होगा, आपको घंटे के हिसाब से आप पैसा देंगे तो एम्प्लॉयज़ क्वालिटी चीज़ बनाएंगे, टाइम लगाएगा ज़्यादा लेकिन क्वालिटी चीज़ बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से, वहाँ पे आपको ये टाइम रेट सिस्टम सूटेबल होता है। नेक्स्ट है व्हेयर स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज़ पॉसिबल। जहाँ पे आप बिल्कुल एकदम सुपरवाइज कर पाएंगे, एकदम स्ट्रिक्टली उसको देख पाएंगे, सीसीटीवी कैमरा हो, कुछ ऐसे हो, बिल्कुल आप उसको मॉनिटर कर पाएंगे कि वो काम पे है, काम कर रहा है, इस तरह से आप स्ट्रिक्टली सुपरविजन कर पाएंगे, तो उस जगह पे आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट देखिए, व्हेयर प्रोडक्शन पासेस थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस एंड डिले एंड डिस्टर्बेंस कैन नॉट बी अवॉइडेड। जहाँ पे क्या है कि कुछ काम ऐसे होता है कि भाई वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जाएगा, अगर एक प्रोसेस से क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे प्रोसेस से नहीं जा पाएगा, फिर वहाँ क्लियर नहीं हुआ तो तीसरे प्रोसेस में नहीं जा पाएगा। वहाँ पे अगर आप पीस रेट सिस्टम मेंटेन करते हैं तो एम्प्लॉयज़ का उसमें कंट्रोल में भी नहीं रहेगा, कभी कभार बीच बीच में डिस्टर्बेंस होगा, डिले होगा, तो फिर एम्प्लॉयज़ क्या करेगा, डिले के कारण वो भी तो नहीं कर पाएगा ना, वो पीस के हिसाब से आप दे भी दे उसको, फिर भी वो नहीं कर पाएगा।
तो उस केस में क्या है कि घंटे के हिसाब से ही सही है, लेकिन नहीं तो अगर पीस रेट के हिसाब से आप एम्प्लॉय को वेजेस देना चाहे तो वो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि उसको तो कोई मतलब वो खुद से तो नहीं कर पाएगा ना, ऑटोमेटिक डिले होगा ही, जिसको आप बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो फिर इस केस में आपको टाइम रेट सिस्टम मेंटेन करना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भाई 3 है, ये 4 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, व्हेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द वर्क डन लाइक रिपेयर मेंटेनेंस। कोई भी मेंटेनेंस वर्क होता है, कोई रिपेयर वर्क होता है, उसमें आप पीस के हिसाब से कहाँ से लाएंगे? तो रिपेयरिंग का काम हुआ है या कुछ मेंटेनेंस हो रहा है, तो इस केस में आप पीस के हिसाब से नहीं कर सकते। बड़े एक मशीन से उसमें 10 लोग लगे हैं उसका मेंटेनेंस काम पे या उसको रिपेयर करने में, तो आप क्या उसका कैलकुलेशन करेंगे पीस रेट सिस्टम? वहाँ पे आपको घंटे के हिसाब से ही देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट है, व्हेयर इंक्रीजेज इन आउटपुट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द इंसेंटिव। जहाँ पे आप आउटपुट अगर बढ़ाएंगे भी, कितना बढ़ा लेंगे, ऐसा है कि उस पॉइंट में ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं पाएगा, तो इस केस में क्या कि कोई आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो फिर आप इंसेंटिव भी उस तरह से दे नहीं पाएंगे। अगर ऐसा नहीं दे पाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, उसके हिसाब से आप टाइम के हिसाब से सही रहता है, क्योंकि वो जो अगर पीस के हिसाब से करे तो बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन का डिफरेंस नहीं होने वाले हैं। तो उस केस में आपको टाइम रेट सिस्टम मेंटेन करना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेयर द वर्कर टू बी एग्जीक्यूटेड आर नॉट रिपीटेड और रिकरिंग इन नेचर, मतलब जिस काम पे एक ही बार आपको काम पे लगाना है वो कंप्लीट होगा, फिर उसका छुट्टी होगा। तो इस केस में क्या होगा कि आप पीस वाइज तो है नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि भाई आप उसको पीस रेट के सिस्टम में नहीं दे सकते। क्लियर? Thus it is best suited for remunerating indirect laborers like cleaners, night watchmen, inspectors, मतलब जो लोग ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लीनिंग का काम करते हैं, नाइट वॉचमैन का काम करते हैं, तो इन लोगों को मतलब जो इनडायरेक्ट लेबर होता है, इस केस में आपको टाइम के हिसाब से ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे? प्रोडक्शन मतलब आउटपुट के हिसाब तो यहाँ पे होने वाले नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनडायरेक्टली काम कर रहा है, ये लोग प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं। तो इनका जो तनख्वाह, इनका जो सैलरी, इनका जो वेजेस देना है वो ज़रूर आपको टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से ही देना पड़ेगा। ये आप पीस रेट सिस्टम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कहाँ कहाँ पे हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब टाइम रेट सिस्टम का ये आपको बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है, क्योंकि ये पॉइंट के हिसाब से ही आपको एग्ज़ाम में MCQ पूछा जाएगा कि भाई ये टाइम रेट सिस्टम कहाँ पे सूटेबल है बोल के आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। बाद में हम इस चैप्टर जब ख़त्म होगा उसके बाद हम MCQ सेशन शुरू करेंगे, तो उसमें बहुत सारे MCQs लेंगे, आपको मैथमेटिकल, थियोरिटिकल आपके पास डिस्कस करके आपको दिखाएंगे और आपको सेम 3 एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल तैयार कर देंगे कि आप सेम 3 में 40 में 40 मार्क्स लाए। ठीक है बच्चों, क्लियर? चले फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत थ्योरी पढ़ ली है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, हम अब आगे जाएंगे, कुछ साम्स भी करेंगे भाई, प्रॉब्लम भी करेंगे। जो बच्चे थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं करते लेकिन MCQ क्वेश्चन आएगा ना, इसलिए आपको पसंद हो ना हो करना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ में ये प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या फॉर्मूलाज वगैरह है टाइम रेट सिस्टम अगर हम मेंटेन करते हैं, तो टाइम रेट सिस्टम में वेजेस कैलकुलेशन करने के लिए क्या फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं वो आप पहले देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फास्ट देखिए, टोटल वेजेस जो है जो कैलकुलेशन करने वाले हैं हम, हमारा जो मेन मोटो है टोटल वेजेस जो कैलकुलेशन करना है वो है टोटल वेजेस इक्वल टू हम लिख सकते हैं टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कितना समय आपने लिए हैं और उस समय का घंटे के हिसाब से या डे के हिसाब से जितना पर डे या पर घंटे दिया जाता है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेजेस आ जाएगा। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो T इंटू आर, मतलब T मतलब टाइम
और आर मतलब रेट ऑफ वेजेस, मतलब टी हेयर टी का मतलब होता है टाइम टेकन और टाइम स्पेंड फॉर द वर्क, और एंड रेट आर का मतलब होता है रेट पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कितना प्राइस हम दे रहे हैं यूनिट के हिसाब से, ये दोनों। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल वेजेस आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई झंझट नहीं है, एकदम सिंपल सा है, आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे देखें। कुछ प्रॉब्लम भी हमने लिए हैं तो उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं तो और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, आपका स्क्रीन में एक प्रॉब्लम है, पहले पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम को, फिर देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होता है। देखिए, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ अ वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एडॉप्टिंग ऑर्डिनरी टाइम रेट सिस्टम। टाइम अलाउड बोल दिया आपको 50 आवर्स, टाइम जो आपको अलाउ किया गया है वो है 50 आवर्स, और टाइम टेकन जो है वो 40 आवर्स। रेट पर आवर आपको बोल दिया गया है ₹30, ठीक है, और बोला है अलाउंस टाइम दैट इज 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए, आपको जो फॉर्मूला हमने दिए हैं इसमें क्या चाहिए, आपको बाकी कुछ देखने का जरूरत नहीं है। आपको चाहिए भाई कितना टाइम टेकन हुआ है और वेज रेट पर यूनिट ऑफ टाइम क्या है, यही दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए फिर देखिए, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए था वो है कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जो टाइम अलाउड जो है ये आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन टाइम टेकन जो है, जैसे मतलब ये 40 आवर्स जो है ये आपको मतलब है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब, जिसको हम बोलते हैं टी इक्वल टू आपको दिया गया है 40, और जो रेट है ये आपसे रेट भी बोल दिया गया है, पर आवर का रेट ये भी आपको चाहिए, जो कि आर का मतलब 30। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, भाई आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, टाइम टेकन जो टी है उसका वैल्यू आपको बोल दिया गया है कितना, 40 आवर्स, और रेट पर आवर, रेट पर आवर जो कि आर है वो भी आपको दिया गया कितना, ₹30, ठीक है। तो आप वेजेस, टोटल वेजेस का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। टोटल वेजेस दिखाई दे रहे हैं बच्चों, चलिए टोटल वेजेस जो है इक्वल टू टी इंटू आर। देखिए, आप पहले आपको बोला है टी इंटू आर, टाइम यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखा है टी इंटू आर, मतलब टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। तो आपको फॉर्मूला में जो है उसी हिसाब से बैठाते हैं। फिर 40 इंटू रेट आपका ₹30, तो 40 इंटू 30, 40 इंटू 30, तो ये आ गया आपका कितना, 1200। तो ये हो गया आपका वेजेस, टोटल वेजेस हो गया 1200। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, इस तरह से आपको आ सकता है एमसीक्यूज में, ऐसे पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और फटाफट आंसर करके निकालना है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। तो इस तरह का अलग अलग टाइप का कुछ सामने लिए हैं, आपको दिखा देते हैं बस। चलिए, और एक प्रॉब्लम, ये तो सिंपल मेथड में था, सिंपल रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम में था। ये दूसरा प्रॉब्लम जो हमने लिए हैं ये ग्रेजुएटेड टाइम रेट सिस्टम, जो आपको बताया था, जो डिवीजन में आपको बताया था, तो वो सिस्टम है। तो इस सिस्टम में हमने ये प्रॉब्लम लिया और प्रॉब्लम में देखते हैं फिर प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, फिर उस हिसाब से सॉल्व करने वाले हैं हम। चलिए, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अडॉप्टिंग द ग्रेजुएटेड टाइम रेट सिस्टम। क्या बोला गया है, टाइम अलाउड 40 आवर्स और टाइम टेकन है 30 आवर्स, आवरली रेट बोल दिया गया है ₹20, और द वर्कर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड 25% ऑफ बेसिक वेजेस रेट एज अ डियरनेस अलाउंस। एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, तो वो मिल रहा है उसको 25% एक्स्ट्रा टू द मैच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए पहला काम क्या होगा, हमको क्या चाहिए, टाइम टेकन चाहिए। तो टाइम टेकन
टाइम टेकन टी इक्वल टू आपको दिया गया है कितना 30 आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो रेट दिया गया है ना, इस रेट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना पड़ेगा। ग्रेजुएटेड सिस्टम में क्या होगा, सिर्फ रेट को रिवाइज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे रिवाइज रेट पर आवर, रिवाइज रेट पर आवर कितना, जिसको हम आर डैश बोलेंगे, वहाँ पे सिर्फ आर लिखते थे, रिवाइज रेट है इसलिए आर डैश लिखेंगे। वो कितना होगा, ऐसे आपको ₹20 दिया हुआ है, सॉरी ₹20 है, ₹20 इंटू देखिए कितना परसेंट बढ़ेगा, 25% बढ़ेगा। 25% बढ़ेगा इसका मतलब है अगर वो पहले 100 था, अब कितना होगा 125 हो जाएगा। अगर पहले 100 था तो 125 हो जाएगा। तो मतलब हम 20 का 125% कर लेंगे, मतलब 125 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो फिर आ जाएगा कितना होगा, वो आ जाएगा तो 20 इंटू 125% कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ₹25। ये आ गया आपके पास, रेट आ गया, रिवाइज रेट आ गया। आप कुछ नहीं करना है, सिंपल फार्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर हो जाएगा। चलिए, तो टोटल वेजेस इक्वल टू क्या होगा, टाइम टेकन दैट इज टी इंटू रेट पर आवर, मतलब यहाँ पे रिवाइज रेट पर आवर होगा, रेट आर डैश। तो टाइम यहाँ पे आपको 30 आवर्स और रेट क्या है, रिवाइज रेट आपका 25, तो फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 इंटू 25 दैट इज 750। तो आगे आपका टोटल वेजेस 750। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए क्लियर, आगे बढ़े। देखिए और एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, बोला गया कैलकुलेट वेज ड्यू टू ए वर्कर कंसर्निंग हुम द फॉलोइंग डेटा आर सप्लाइड। कुछ डेटा यहाँ पे बोला गया है और आपको बोला गया कि उसका कितना वेजेस होगा वो कैलकुलेशन करके बताए। नॉर्मल आवर इन ए वीक 44 आवर्स, एक्चुअल आवर्स बुक कितना हुआ है 50 आवर्स, रेट पर आवर नॉर्मल रेट जो है ₹2 करके हैं, और ओवर टाइम अगर वो करेगा तो उसके लिए रेट हो जाएगा 200% ऑफ नॉर्मल रेट। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। तो इस केस में हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे 44 आवर अगर नॉर्मल वीकली उसका काम करने का टाइम है, अगर वो 44 के जगह 50 आवर्स बुकड होता है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि भाई वो जो एम्प्लॉयज़ है उसने ओवर टाइम काम किए हैं, है कि नहीं, ओवर टाइम काम किए हैं। तो ओवर टाइम कितना हुआ है, ओवर टाइम जो हुआ है 50 आवर्स उसने काम किए हैं, लेकिन उसका नॉर्मल जो आवर्स है वो 40 आवर्स है, तो ओवर टाइम हो जाएगा 50। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो नॉर्मल टाइम कितना 44 आवर्स, तो ओवर टाइम कितना, ओवर टाइम आपका 50 आवर्स उसने काम किए हैं, लेकिन जहाँ पे उसको 44 आवर नॉर्मल टाइम है, तो 50 आवर से हम 44 माइनस कर देंगे, 50 माइनस 44 तो क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका 6 आवर्स। ठीक है, क्लियर है। तो नॉर्मल रेट आपको तो पता है, नॉर्मल रेट ₹2 करके, तो फिर ओवर टाइम रेट क्या होगा, ओवर टाइम रेट क्या होगा ₹2 इंटू, देखिए कितना बोला है 200% इंटू ₹2 तो हमने लिखा ही नहीं है, रुपीज़ लिख के मल्टीप्लाई कर दिए भाई, ₹2 इंटू 200%, तो फिर कितना आ जाएगा, ₹2 इंटू 200% करेंगे तो आ जाएगा ₹4, है कि नहीं, ₹4।
अब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब थोड़ा सा हेडलाइन लगाते हैं और करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस। चलिए कितना होता है देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस, ठीक है। तो पहले नॉर्मल वेजेस लेंगे, उसके बाद तो पहले नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस कितना होगा भाई, नॉर्मल टाइम मतलब 44 आवर्स उसने लिए हैं, नॉर्मल टाइम है, और रेट कितना करके है, नॉर्मल रेट जो है ₹2 है कि नहीं। नॉर्मल जो टाइम है वो 44 आवर्स है और नॉर्मल रेट जो है आपका ₹2 करके है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, ₹88। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्या, ओवर टाइम वेजेस। ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम वेजेस कितना होगा, ओवर टाइम कितना है देखिए 6 आवर्स आपका ओवर टाइम है, तो 6 आवर्स इंटू ओवर टाइम रेट क्या है, ₹4 है। तो कितना हो जाएगा, ₹24। तो टोटल वेजेस कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, ₹112। ठीक है, तो आगे आपका ₹112। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। ये हो गया आपका टोटल वेजेस। इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम देते हैं तो आपको इस तरह से इसको ओवर टाइम और नॉर्मल टाइम की वेजेस कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर आप कंपनी में ओवर टाइम करेंगे तो आपको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा, मतलब 8 आवर्स से ज़्यादा आप कहीं आप कंपनी में काम करते हैं तो ओवर टाइम हो जाते हैं, तो उस ओवर टाइम के लिए वर्कर को जो पैसा नॉर्मल टाइम में मिलता है उसके ज़्यादा पैसा मिलता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़े। और एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाएंगे इस टाइम रेट सिस्टम मेथड का, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे प्रॉब्लम है नहीं, नॉर्मल सिस्टम है आपका सिलेबस में। तो फिर हम आगे जाएंगे और मिक्सअप जो टाइम और पीस रेट दोनों मिला के जो साम्स होगा वो आप करेंगे। पहले पीस रेट करेंगे, फिर उसके बाद मिक्सअप करके जो साम्स है वो सब करेंगे, तो मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है देखिए, बोला गया स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट X हैज़ बीन फिक्स्ड एट 10 यूनिट्स। स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 10 यूनिट्स करके है पर वर्कर, पर डे ऑफ 8 आवर्स। द बेसिक रेट ऑफ वेजेस बोल दिया गया आपको 120 पर डे, हर दिन 120 रुपया करके दिया जाता है। कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। सो डिटरमाइन द टोटल वेज ऑफ वर्कर्स पेबल अंडर टाइम रेट हु हैज़ वर्क 200 आवर्स इन ए मंथ। एक मंथ में उसने 200 घंटा काम किए हैं, तो फिर उसको कितना तनख्वाह दिया जाएगा, उसका मंथली वेजेस कितना होगा। तो पहला काम क्या होगा कि भाई पर घंटे में कितना वेजेस है वो पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एक दिन का वेजेस कितना 120 रुपीज़, और एक दिन में काम कितना करना पड़ता है 8 घंटा। अब देखिए ये जो 10 यूनिट्स वाला मतलब इसमें नहीं है, 10 यूनिट का तो दिया हुआ है प्रोडक्शन, लेकिन इसमें टाइम रेट सिस्टम में यूनिट का कोई मतलब खास तौर से यहाँ पे नहीं है। तो हमको क्या करना है, पहले हमको करना है कि पर आवर रेट क्या होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले करते हैं आवरली रेट, मतलब रेट पर मतलब वेज रेट पर आवर कितना होगा। देखिए 120 रुपया आप दे रहा है, 120 रुपया दे रहा है कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए दे रहा है। तो 1 घंटे के लिए कितना दे रहा है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे ना, 120 डिवाइड बाय 8 कर देंगे।
ठीक है, तो 120 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो कितना आएगा भाई, काटिए, देखिए आएगा रुपीज़ कितना 15, ठीक है, आ गया 15। तो आपके पास रेट आ गया 15 पर आवर। आपने टाइम कितना दिए हैं, बिताए कितना टाइम, वर्क कितना किए हैं 200 आवर्स, तो हो गया आपका आंसर, अब इजीली आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है टोटल वेजेस का, टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो टाइम टेकन कितना भाई 200 आवर्स, तो 200 इंटू रेट पर आवर कितना है भाई, रेट है ₹15, तो कितना हो जाएगा भाई 3000, ठीक है, 3000 आपका टोटल रेमुनरेशन आ गया है या टोटल वेजेस आ गया 3000, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आपको क्या करना पड़ा, पहले आपको आवरली रेट निकालना है, उसके बाद कितना घंटा काम किए जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, तो टोटल वेजेस आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है मेथड, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ये वीडियोज़ आपको ज़रूर अच्छा लगा और आपको हेल्प हुआ। अगर हेल्प हुआ, आपको अच्छा लगा, तो ये वीडियो को आपको ज़रूर दोस्तों में शेयर कर देना है और कुछ कमेंट्स, कुछ लाइक ज़रूर करना चाहिए, है कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम हर चैप्टर्स ख़त्म करके देंगे और आप अच्छा मार्क्स लाएंगे एग्ज़ाम में, वही हमारा ज़्यादा खुशी देने वाला है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को फॉलो करते रहिए और दोस्तों को भी भेजते रहिए, ये शेयर करते रहिए। आप आज हम यहाँ तक ख़त्म करेंगे, अगले दिन इसके बाद जो पीस रेट सिस्टम है उसको लेके डिस्कस करेंगे, फिर आगे जाएंगे, हम पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपको MCQ सेशन लेके में ले जाएंगे और MCQs प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल हर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पीस रेट सिस्टम लेके डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। चले, थैंक यू।